हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो ऑप्टिक्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन आज इसके यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के, और उसके अलावा जो हमने पढ़ा है इंटरफेरेंस, उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। इसके पहले ऑलरेडी एक लेक्चर आ चुका है जिसमें मैं आपके साथ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूं। ये इसका दूसरा लेक्चर होगा। ये जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, तो इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना, है ना। क्योंकि जो PYQs होते हैं उनसे हमें एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसका प्रेडिक्शन लग जाता है, और क्वेश्चन का जब प्रेडिक्शन हो जाता है तो एग्जाम निकालना ईजी हो जाता है। इसलिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको तरीके से कर लेना, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपको शो हो रहा है, अब ये क्वेश्चन आपको दिखने में वन लाइनर लगेंगे, पर एग्जैक्टली अगर ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन ये मांगते हैं कि आपकी जो थ्योरी है वो क्लियर होनी चाहिए, आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, टू लाइट सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट। दो प्रकाश स्रोत एक वर्णीय कहे जाते हैं यदि उनमें नियत होता है। तो कोहेरेंट जो लाइट सोर्स है उसका मतलब क्या होता है कि उनका जो फेज डिफरेंस है, वो क्या होना चाहिए, जीरो या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। यदि फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता या जीरो नहीं होता तो उसको हम कहते हैं इनकोहेरेंट सोर्स। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जो प्रकाश स्रोत हैं वो क्या होने चाहिए, फेज डिफरेंस उनका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। नियत का मतलब है कांस्टेंट, तो फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो फेज डिफरेंस क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट आएगा तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे कोहेरेंट। फेज डिफरेंस कांस्टेंट आएगा तो क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट। और अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, फेज डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, यदि फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में हम उसको बोलेंगे इनकोहेरेंट। तो उस केस में उसको क्या बोला जाएगा, इनकोहेरेंट बोला जाएगा, ठीक है ना। तो हमें पूछा गया है कि कोहेरेंट कब होंगे, तो जब फेज डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा, एक रिलेशन इसके साथ कई बार वो भी पूछ लिया जाता है, वो भी बता देता हूं। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में एक रिलेशन होता है, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स, ये फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन है। तो ये जो है ये क्या है, फेज डिफरेंस, और ये वाला जो लिखा हुआ है ये क्या है, पाथ डिफरेंस। तो कई बार ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि फेज डिफरेंस दे दिया, आपसे पाथ डिफरेंस पूछ लिया, या पाथ डिफरेंस दे दिया और फेज डिफरेंस पूछ लिया। इसी तरह से एक रिलेशन होता है फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के बीच में, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के बीच में। तो यहां पर ये जो रिलेशन है इसमें डेल्टा फाई का मतलब है फेज डिफरेंस, और ये क्या है, ये लिखा हुआ है टाइम डिफरेंस, ये लिखा हुआ है टाइम डिफरेंस। यहां पर जो ये लैम्डा है इसका मतलब है वेवलेंथ, और यहां पर जो ये कैपिटल टी लिखा हुआ है इसका मतलब है टाइम पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है, एक कलर्ड फिल्म थिन फिल्म में जो कलर हैं वो क्यों दिखाई देते हैं, एक पतली फिल्म के अंदर कलर क्यों दिखाई देते हैं, तो उसका कारण होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये कहां से आता है, ये आप पढ़ते हो थिन फिल्म इंटरफेरेंस। ये जब आप पढ़ते हो थिन फिल्म इंटरफेरेंस, तो वहां आपको पढ़ने को ये मिलता है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। अच्छा, थिन फिल्म इंटरफेरेंस के और कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, कलर तो हो ही गया, उसके अलावा इसके एग्जाम्पल होते हैं जो मोर होता है, मोर की पंखों में जो अलग अलग रंग दिखाई देते हैं वो किसका कारण है, इंटरफेरेंस का, है ना। तो पीकॉक फीदर यानी कि मोर पंख में जो अलग अलग कलर दिखाई देते हैं वो भी किसका कारण है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। इसके अलावा जो आपकी बुक्स के ऊपर होलोग्राम लगा होता है वो भी, उसमें भी जो कलर है चेंज हो के दिख रहे हैं वो भी किसका कारण है, वो उसका कारण भी क्या है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। अब थिन फिल्म इंटरफेरेंस जो है वो कौन से टाइप का फिनोमेना होता है, दो तरह के आपके कोहेरेंट सोर्स बनाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट और एक होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। एक होता है डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट और एक होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस जो है इसमें हम क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट का क्या करते हैं, हम डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर थिन फिल्म इंटरफेरेंस के और एग्जांपल क्या हो जाएंगे, पीकॉक फीदर और होलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेरेंस या व्यतिकरण सिद्ध करता है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव, वेव नेचर ऑफ लाइट। ट्रांसवर्स जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस से हमें क्या पता लगता है, इंटरफेरेंस से हमें वेव नेचर ऑफ लाइट का पता लगता है। ये कैसे पता लगता है, जब इंटरफेरेंस होता है तो दो सेम नेचर की, दो सेम
फ्रिक्वेंसी की वेव, सेम वेवलेंथ की वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है ना, और उनका एम्पलीट्यूड नियर अबाउट सेम होता है, वेलोसिटी उनकी लगभग सेम होती है, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करती है, तो वहां से हमें किसका पता लगता है? वेव नेचर का पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है दो कोहेरेंट सोर्स है जिनका इंटेंसिटी का रेशो दिया है I1/I2, ये वैल्यू दी है 100:1, और ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस करते हैं। तो रेशो बताना है मैक्सिमम टू मिनिमम का, तो Imax/I मिनिमम का रेशो बताना है। तो यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं? I1 + I2 अपॉन I1 - I2 का होल स्क्वायर। ये बहुत हिट क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, और ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको दिखे उनको इग्नोर मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से इस फॉर्मूला को आप कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो Imax/I minimum = I1/I2 + 1, और ये क्या हो जाएगा? I1/I2 - 1 और इसका होल स्क्वायर। I1/I2 की जो वैल्यू है वो आपको कितनी दे रखी है? वो आपको दे रखी है कितनी? 100:1। तो ये √I1 होता है, √I1 √I2, यहाँ √I1 यहाँ √I2, तो ये हो जाएगा √ और ये हो जाएगा √ 100:1 दिया है, तो 100:1 को आप क्या लिख सकते हो? 10:1, क्योंकि √ में है, तो ये हो जाएगा 10 + 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 - 1 और इसका स्क्वायर। तो 10 + 1 कितना हो गया? 11, तो ये हो जाएगा 11/9 का स्क्वायर, तो यहाँ से बन जाएगा 121 और ये बन जाएगा 81। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरफेरेंस कहां पर पॉसिबल है? इंटरफेरेंस कहां पर पॉसिबल है? तो इंटरफेरेंस लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव दोनों के अंदर पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि केवल ट्रांसवर्स वेव के अंदर होगा, ऐसा भी नहीं है कि केवल लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर होगा। इंटरफेरेंस दोनों तरह की वेव्स के अंदर हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल भी और ट्रांसवर्स भी। अगला क्वेश्चन देखो, इंटरफेरेंस से हमें क्या पता लगता है? वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया, उसको दोबारा से घुमा फिरा कर पूछा है। तो इंटरफेरेंस से हमें क्या पता लगता है? हमें वेव नेचर ऑफ लाइट का पता लगता है। ठीक है, इंटरफेरेंस से हमें क्या पता लगता है? वेव नेचर ऑफ लाइट का। अगला क्वेश्चन देखिए, साबुन के अंदर, साबुन का जो बुलबुला है उसमें जो कलर्स प्रोड्यूस होते हैं उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण भी क्या होता है? इंटरफेरेंस, है ना, उसका कारण भी क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर जो कलर्स पैदा होते हैं उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है इंटरफेरेंस। अगला देखो, दो लाइट सोर्स कोहेरेंट कहलाएंगे। कोहेरेंट कहलाने की जो कंडीशन है वो क्या है? कि उनका जो फेज डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा, वहां पर फ्रिक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए? सेम। आवृत्ति क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और फेज डिफरेंस भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं हुआ या फ्रिक्वेंसी सेम नहीं हुई तो वो कोहेरेंट सोर्स नहीं होंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक सेंट्रल फ्रिंज ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। एक लाइट आ रही है वेवलेंथ जिसकी है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, उससे सेंट्रल फ्रिंज प्रोड्यूस की जाती है। ऐसा पाया जाता है कि जो ये सेंट्रल फ्रिंज है ये फोर्थ ब्राइट फ्रिंज पर शिफ्ट हो जाती है यदि जो वेवलेंथ है उसके रास्ते में एक स्लैब रख दी जाए जिसकी थिकनेस कितनी है? 1.5 mm है। कितनी है? 1.5। इसमें मीटर दिया होगा, इसमें कुछ यूनिट नहीं दी है तो उसको मीटर ले लेते हैं अपन, है ना। तो थिक मीटर तो नहीं हो सकता है, mm ही हो सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सॉरी, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो थिकनेस हमें पूछा है, हाँ, तो थिकनेस हमें पूछा है, तो थिकनेस कैसे निकालेंगे? अब शिफ्ट का जो फॉर्मूला है शिफ्ट, तो शिफ्ट जो है, शिफ्ट कितना शिफ्ट हुआ है? शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट को हम लिखते हैं μ-1 × लैम्बडा से। कौन सी फ्रिंज है? सेंट्रल फ्रिंज। सेंट्रल फ्रिंज कौन सी होती है? ब्राइट फ्रिंज होती है। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए शिफ्ट जो हो गया वो एक तरह से पाथ डिफरेंस हो गया, और ब्राइट फ्रिंज के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए जो डेल्टा है उसकी वैल्यू होती है n लैम्बडा। तो यहां से μ-1 लैम्बडा टी आएगा, ये टी, ये लैम्बडा नहीं है, टी है ये। तो μ-1 इंटू टी इक्वल्स टू n लैम्बडा। तो यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? टी की वैल्यू निकालनी है। तो टी किसके बराबर हो जाएगा? n लैम्बडा अपॉन μ-1। अब n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4, तो ये वैल्यू हो गई 4। लैम्बडा जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 6000, तो 6000 और आर्मस्ट्रॉन्ग है तो 10⁻⁻10।
अपॉन म्यू, म्यू की वैल्यू 1.5 माइनस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.80 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो ये हमारे पास थिकनेस आ जाएगी किसकी, स्लैब की। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये जो है म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये कहलाता है शिफ्ट, जहां टी जो होता है वो स्लैब की थिकनेस होती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर के अंदर लाइट की स्पीड है, उसको लिखा है सी से लिखते हैं, और उसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर पूछा है हमें लाइट की स्पीड क्या होगी यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको एक फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूं। म्यू बराबर होता है स्पीड इन एयर, स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन मीडियम, अपॉन स्पीड इन मीडियम। तो हमें क्या पूछा है, मीडियम में स्पीड पूछा है, तो इसको मैं लिख लेता हूं वी ए, या सी भी इसको लिख सकते हो, अपॉन वी मीडियम। तो वी मीडियम ग्लास है, ग्लास के लिए मैंने लिख दिया जी। मीडियम कौन सा है, ग्लास, तो इसके लिए लिख दिया मैंने जी। तो यहां से वी जी की वैल्यू क्या हो गई, वी ए अपॉन म्यू। क्या बन गई, वी ए अपॉन म्यू। तो वी ए यानी कि जो लाइट की स्पीड है एयर में वो, तो ये कितनी है, ये है 3 इंटू 10⁸, और म्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है 1.5। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁸। तो सही आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁸। ये फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो तरह के हमारे पास इंटरफेरेंस होते हैं, एक समपोषी और एक विषमपोषी। समपोषी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, विषमपोषी को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। तो अगर मैं कंस्ट्रक्टिव के लिए लिखता हूं तो कंस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस जो होता है उसको हम लिखते हैं एन लैम्बडा, और जहां एन की वैल्यू स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और अगर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव है, क्या है डिस्ट्रक्टिव, तो डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस जो है उसको लिखा जाता है 2n+1 λ/2, और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2n-1 और λ/2। यदि मैं +1 लेता हूं तो n की जो वैल्यू है वो स्टार्ट होगी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यदि मैं -1 लेता हूं यहां पर तो n की वैल्यू स्टार्ट होगी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। आप प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी। अगर आप प्लस ले रहे हो तो n की वैल्यू आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी 0 से, और अगर आप माइनस ले रहे हो तो n की वैल्यू स्टार्ट करनी पड़ेगी 1 से। यहां पर जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें प्लस दिया है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखो, इंटरफेरेंस में बी सीन यूजिंग 2 इंडिपेंडेंट। व्यतिकरण देखा जा सकता है प्रयोग करके दो भिन्न। यदि दो अलग अलग सोडियम लैंप का यूज किया जाए, किसका, सोडियम लैंप का यूज किया जाए, तो क्या बन सकता है वहां से, व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, इंटेंसिटी रेशो दिया हुआ है अल्फा, हमें I1 और I2 का जो अनुपात है वो दिया हुआ है अल्फा, और ये पूछा है Imax माइनस I मिनिमम अपॉन Imax प्लस I मिनिमम की वैल्यू बतानी। पहली चीज तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, एक चीज होती है विजिबिलिटी, मैंने पहले भी बताया फिर बता रहा हूं। तो विजिबिलिटी को हिंदी में कहते हैं दृश्यता, उसको लिखते हैं V से। उसका फॉर्मूला होता है Imax माइनस I मिनिमम अपॉन Imax प्लस I मिनिमम, अपॉन Imax प्लस I मिनिमम। ये फॉर्मूला होता है विजिबिलिटी का। यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे पूछ लिया, अदरवाइज आपसे ये लिख देते, ये पूछ लेते हैं कि विजिबिलिटी बताओ, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने के लिए एक वैल्यू निकाल लेता हूँ Imax अपॉन I मिनिमम की। तो Imax अपॉन I मिनिमम की वैल्यू को हम लिखते हैं √I1 अपॉन I2 प्लस 1, और √I1 अपॉन I2 माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। अब हमारे पास I1 अपॉन I2 की वैल्यू अल्फा है, तो ये हो जाएगा √α प्लस 1, और नीचे हो जाएगा √α माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। हमें ये निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैंने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया I मिनिमम से, तो ये बन गया Imax अपॉन I मिनिमम माइनस 1, और यहाँ बन गया Imax अपॉन I मिनिमम, और ये बन गया प्लस 1। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा √α प्लस 1, और ये बन जाएगा √α माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ बन जाएगा √α प्लस 1, और यहाँ बन जाएगा √α माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व करना है, मेरे हिसाब से आराम से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, और अगर आ रही है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा बन जाएगा 2 √α
अपॉन 1 प्लस अल्फा। इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर जो है वो बन जाएगा 2 अंडर रूट अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है तो समझ लेना कि तुम्हारी तैयारी बहुत गड़बड़ चल रही है। इस तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसको गलत नहीं कर सकते तुम। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में पूछा है एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग वो एंटर करती है एक मीडियम में। मीडियम कौन सा है? वाटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। तो वेवलेंथ वाटर में क्या होगी? यानी कि ये कहानी है, पहले यहां पर एयर है और फिर यहां पर वाटर है। ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। रेयर से कहां पर एंटर कर गई? डेंसर में एंटर कर गई। तो रेयर से कहां पर एंटर कर गई? डेंसर में एंटर कर गई। ये डेंसर में एंटर कर गई। तो यहाँ वेवलेंथ उसकी मैं लिख देता हूँ लैम्डा ए, और यहाँ वेवलेंथ वाटर में लैम्डा डब्लू। तो हमारे पास म्यू का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, सी अपॉन वी। सी का मतलब है स्पीड इन लाइट की स्पीड अपॉन मीडियम की स्पीड। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वी बराबर होता है एफ लैम्डा। एफ का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी, और एक लाइट के लिए उसकी फ्रिक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी क्योंकि फ्रिक्वेंसी लाइट की प्रॉपर्टी होती है। तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूं एफ लैम्डा ए, और इसको मैं लिख सकता हूं एफ लैम्डा वाटर। तो एफ से एफ कट गया, तो म्यू बराबर किसके बन गया? लैम्डा ए अपॉन लैम्डा वाटर। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है लैम्डा वाटर। तो लैम्डा वाटर किसके बराबर हो गया? लैम्डा ए अपॉन म्यू। तो लैम्डा ए की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, और म्यू की वैल्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी वैल्यू कितनी है? 4/3। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? 3000। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया? 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में बोला है एक इंटरफेरेंस पैटर्न है, एक पॉइंट पर हो रहा है, और 12वें ऑर्डर की मैक्सिमा के लिए जो वेवलेंथ दिया है वो 6000 है। और दूसरा ऑर्डर कब विजिबल होगा? यदि वेवलेंथ आपको 4800 दिया हुआ है ना। तो ये कैसे करेंगे? इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2। n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2। n1 की वैल्यू कितनी है? 12। लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है? 6000। n2 आपको निकालना है, लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है? 4800। तो n2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 इंटू 6000 अपॉन किससे डिवाइड कर देना है? 4800 से डिवाइड कर देना है। तो काट दो इसको, 12 चौक 48, 12 पंज 60, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई। तो यहां से कितना बन गया? हाँ, 12 पंज 60, और ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कितना आ गया? 15 चौक 60। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 15। ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है दो लाइट वेव्स है, वो सुपर इंपोज करती है एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन। मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन का मतलब हो गया कि कहां पर सेंट्रल फ्रिंज बन रहा है। आर कमिंग फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट विद फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना दे रखा है? पाई। देयर एम्पलीट्यूड्स आर 2 सेंटीमीटर। दोनों के जो एम्पलीट्यूड है वो बराबर है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा है। तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? अंडर रूट a1 स्क्वायर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। अब a1 जो है उसकी वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू भी 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 इंटू 2, यहां पर भी 2, और फेज डिफरेंस कितना दे रखा है? पाई, तो cos पाई रख दिया आपने। तो यहां से क्या वैल्यू बन जाएगी? ये बन जाएगी 4 प्लस 4 प्लस यहां से cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा -1। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 प्लस 4, और ये हो जाएगा -8। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो बनेगा वो कितना बनेगा? 0 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर इंटरफेरेंस पैटर्न अपीयर नहीं होगा यदि एक स्लिट को क्लोज कर दिया जाए। यदि कोई सी भी दो स्लिट में से एक स्लिट क्लोज हो गई तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर दूसरा लिखा है इंटरफेरेंस अकर्स। इंटरफेरेंस जो होता है वो दो कोहेरेंट सोर्स की वजह से जो लाइट वेव्स आती है उसकी वजह से होता है। तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो असर्शन भी सही है और उसका रीजन भी सही लिखा हुआ है। तो ए और आर दोनों सही है, और ए की जो सही व्याख्या करता है वो कौन करता है? आर करता है। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दो इनकोहेरेंट सोर्स है, उनकी इंटेंसिटी है आई और 4i। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी क्या आएगी? तो इनकोहेरेंट सोर्स के लिए, इनकोहेरेंट सोर्स के लिए, सोर्सेज के लिए
जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है आई आर वो किसके बराबर हो जाएगी, I1 प्लस I2। तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई I, और I2 की वैल्यू कितनी हो गई 4I। तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा 5I। तो सही आंसर कितना आ जाएगा 5I। अगला क्वेश्चन देखो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यदि सोर्स जो है वो व्हाइट लाइट का है, वन ऑफ द होल इज कवर्ड बाय रेड फिल्टर, दो होल में से एक होल को कवर्ड कर दिया जाए रेड फिल्टर से, मतलब जो स्लिट लगी हुई है ये सोर्स हो गया, और यहां पर दो स्लिट लगी हुई है ऐसे, तो यहां पर लगा दिया जाए रेड फिल्टर और यहां पर लगा दिया जाए कौन सा, ब्लू फिल्टर। यहां पर कौन सा लगा दिया जाए, ब्लू फिल्टर। तो इस केस में क्या रिजल्ट आएगा, तो इस केस में क्या आएगा कि किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस फ्रिंज नहीं बनेगी, है ना, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट आपने इसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी इंटरफेरेंस फ्रिंज नहीं बनेगी। तो सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, रिफ्रैक्ट होती है बाय द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इन वैक्यूम। 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है म्यू की। तो वेवलेंथ क्या असर पड़ेगा, तो म्यू बराबर होता है लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा मीडियम। तो लैम्बडा मीडियम बराबर हो गया लैम्बडा ए अपॉन म्यू, है ना। तो म्यू की वैल्यू लैम्बडा एम, तो यहां पर म्यू की वैल्यू क्या है, एक से ज्यादा है, तो लैम्बडा एम की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो म्यू की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है, यानी कि म्यू अगर मीडियम में ट्रेवल कर गई तो लैम्बडा एम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि जो वेवलेंथ है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। वेवलेंथ क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल फ्रिंज, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल फ्रिंज जो होती है वो कैसी होती है, तो सेंट्रल फ्रिंज जो बनती है वो हमेशा कैसी बनती है, ब्राइट बनती है। सेंट्रल फ्रिंज हमेशा किस तरह की बनती है, ब्राइट। अगला क्वेश्चन, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक लाइट ही क्यों चाहिए होती है, क्योंकि ये क्या करती है, जो फ्रिंजेस का ओवरलैपिंग हो सकती है, एक दूसरे के ऊपर अति व्यापन हो सकता है, उसको बचाती है। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा, इट अवॉइड्स ओवरलैपिंग ऑफ फ्रिंज। अगला क्वेश्चन देखो, एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वेवलेंथ की वैल्यू दी है आपको 500 nm, स्लिट का सेपरेशन यानी कि स्मॉल डी की वैल्यू दी है 1 mm, और स्क्रीन डिस्टेंस दी है आपको 2 मीटर की। तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो लैम्बडा की वैल्यू है 500 nm, nm का मतलब 500 इंटू 10⁻⁹। डी की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर है, और उसके बाद स्मॉल डी की वैल्यू 1 mm है, 1 mm को लिख दो 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, यहां से ऊपर जाएगा 10⁻3 प्लस का हो जाएगा, 3 और 2 5 ये मिल जाएंगी, और 5 दूनी 10, एक ये हो जाएगा, तो यहां से बनेगा 10, और ये हो जाएगा 10⁻5, और ये हो जाएगा 10⁻⁹। तो ये 10⁻6 हो गया, 10⁻6, तो ये बना 10⁻3 मीटर माइनस का, इसको mm में लिख लो, तो ये हो जाएगा 1 mm। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 mm, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में बोला है फ्रिंज विड्थ एयर में है कितनी है, 1.5, तो बीटा एयर के अंदर है ये 1.8 mm। यदि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू की वैल्यू है 1.5, तो फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, तो बीटा मीडियम कितना हो जाएगा, बीटा एयर अपॉन म्यू, वही लैम्बडा वाला फॉर्मूला, क्योंकि बीटा बराबर होता है लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, तो वही फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 1.8 में डिवाइड कर दोगे 1.5 का, तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा कौन सा, 1.2। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में पूछा है एक पॉइंट 2 mm फ्रॉम सेंटर से कितने पर है, 2 mm पर है, द पाथ डिफरेंस इज कैलकुलेटेड। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा की वैल्यू डी वाई अपॉन कैपिटल डी, है ना, पाथ डिफरेंस वाला फॉर्मूला लिखा है मैंने। कैसे लिखा है, हम लिखते हैं tan थीटा की वैल्यू बनती है अपने पास y अपॉन डी, और डेल्टा कितना बनता है, d tan थीटा। तो यहां से tan थीटा कितना आ गया, ये आ गया डेल्टा अपॉन डी। तो इन दोनों फॉर्मूला को मिलाओगे तो y अपॉन डी इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन डी बनेगा। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी वाई डी अपॉन कैपिटल डी, वहां से बनाया है फॉर्मूला, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है सब चीज़ें आप लोगों ने। तो y की वैल्यू डेल्टा की वैल्यू, तो डेल्टा की जो वैल्यू है y, तो y की वैल्यू कितनी रखी है, 2, तो 2 इंटू 10⁻⁻3,
डी की वैल्यू दे रखी है 1 mm, तो ये हो गया 1 इंटू 10 पावर -3, और कैपिटल डी की वैल्यू दी है 1 मीटर, 1 मीटर, तो ये हो गया 2 इंटू 10 पावर -6 मीटर। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो गया? बी। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।